तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, स्टेट सिंपल में रखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको प्रवीण सर ने बताया प्रीवियस एग्रोनॉमी के वीडियो में, वो सब बातें सच हैं। और हम जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सारे सब्जेक्ट को हम 4 वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसमें क्या इंक्लूड रहेगा मैं बता दूं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एंड सेमेस्टर या एंड टर्म में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ताकि अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया और रिवीजन का टाइम नहीं है, तो अगर आपने सिर्फ ये सब क्वेश्चंस पढ़ के अगर आप एग्जाम में चले गए ना, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम लिखोगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मेरा सब्जेक्ट होने वाला है एग्रीकल्चर हेरिटेज। इसका पहला पार्ट, इसका टोटल 4 पार्ट आएगा, जिसमें से पहला पार्ट मैं अभी कवर कर रहा हूँ, बाकी के 3 पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वरना अगर नहीं हुआ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, जिसकी वजह से आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स हो सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर किसी अदर सेमेस्टर का, मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म एग्रीकल्चर हेरिटेज सिग्निफाइज। एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है, ये जो टर्म है, जो सब्जेक्ट ही है हम लोग का, वो टर्म क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, आपको आसान भाषा में समझाना है। ठीक, आंसर पे आते हैं। एग्रीकल्चर हेरिटेज डिनोट्स द वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जो भी आपके वैल्यू, यानी कि जो भी इसकी महत्वता होती है, या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो आप अपने पूर्वजों से या अपने आदि मानव जमाने के लोगों से, अपने पूर्वजों से जो भी सीखते आ रहे हैं एशियन टाइम में, ठीक है, वो आज के समय में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, विच आर मोर रिलेवेंट टू प्रेजेंट सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, है ऐसा कुछ, ऐसा कहानी है कि एग्रीकल्चर हेरिटेज में ये समझाया गया है आपको कि जो भी आपके परदादा या आपके फादर से नॉलेज मिला है, ठीक है, वो आज के टाइम के जो सिस्टम है उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, एशियन टाइम में आपने जो भी अपने दादा, फादर या उनके परदादा से सीखा होगा, वो सारा नॉलेज आपके पास है। और आप फर्दर जनरेशन, आपके बेटे हो या आपके ग्रैंडसन हो, उनको आप देंगे। ठीक है, और वो उस समय तक रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, वो चाहे थ्रेसिंग का प्रोसेस हो, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस हो, टीलेज का प्रोसेस हो, या इरिगेशन का प्रोसेस हो, ऑल आर डिफरेंट बट सिमिलर टू एंशियंट जनरेशन। मेरा बात आप समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। एग्रीकल्चर हेरिटेज जो आपका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये बताना है आपको। इसमें मैंने 5 पॉइंट मेंशन किए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए, मैं एक आसान से भाषा में आपको समझाता हूँ। जो भी अब तक आपने सीखा है एग्रीकल्चर हेरिटेज में, वो आपको थ्रेसिंग करने का प्रोसेस हो, हार्वेस्टिंग करने का प्रोसेस हो, उसका मीनिंग हो, इरिगेशन का मीनिंग हो, या आपका वेस्ट टिलेज या टिल्थ का मीनिंग हो। ठीक है, टिल नाउ आपने एग्रीकल्चर हेरिटेज में जो भी सीखा है, ठीक है, वो सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंडर आते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस समझ में आया? अब मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। देखिए, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो आप जान रहे हैं क्या होता है। इन सभी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना, या कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको सपोर्ट कर रहा है, या किस नेचर द्वारा, बिहेवियर, नेचर का मतलब यहाँ बिहेवियर है, उसके द्वारा आपने सीखा है अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, इसको पहचानना, आइडेंटिफाई करने को ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंडर लाते हैं इस कोर्स के। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, जो ये है
कह रहा है बिल्डिंग ऑफ लोकल, देखिए लोकल फार्मिंग कम्युनिटीज टू कंजर्व एंड मैनेज रेवेन्यू बेस्ड फार्मिंग। देखिए यहाँ ये बताया है ना फ्रेंड्स कि आपके जो भी लोकल फार्मिंग कम्युनिटीज होते हैं वो जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या कंजर्व करते हैं, वो बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, या उस पर्टिकुलर रेवेन्यू या उस इनकम जनरेशन को कंट्रोल करने को, या जिसके ऊपर कर रहे हैं फार्मिंग को, हम पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक, सेकंड पॉइंट ये बताया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट बता रहा है आपको, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये बता रहा है टू मिटिगेट रिस्क ऑफ इरोजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो देखिए यहां आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहा होगा, मिटिगेट, मैं समझा दूं। मिटिगेट का मतलब होता है मेक लेस सर्व, यानी कि समथिंग बैड, कुछ गलत जो हो रहा है वो कम से कम हो, ठीक है, उसको मिटिगेट कहते हैं। अब देखिए जो भी बायोडाइवर्सिटी, या पॉइंट थर्ड वाला ये मेंशन बता रहा है आपको ना कि जो भी बायोडाइवर्सिटी या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, वो इरोजन ना हो, यानी कि वो बह ना जाए, ठीक है। यानी कि देखिए बायोडाइवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज ऑफ स्पीसीज, जीनस, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जंगलों में, या उससे रिलेटेड जितने भी नॉलेज हैं आपके पास वो कहीं वैनिश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीकल्चर हेरिटेज का, ठीक है, इसको मेंटेन करना, ताकि ये जो रिस्क है ना, ये बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज का, यानी कि पुराने जमाने से जो अभी तक हमें नॉलेज मिलते आ रहा है उस चीज का, वो कहीं गुम ना हो जाए, इस चीज का डर, कुछ गलत ना हो जाए, ये हमें बताता है एग्रीकल्चर हेरिटेज, ठीक है। चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है टू स्ट्रेंथन, ताकत देना, कंजर्वेशन एंड सुटेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है, ये कोर्स जो है, इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि ये हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं या बायोडाइवर्सिटी होती है जो कि स्टेबल नहीं है, यानी कि जो समांतर नहीं है, उसको स्ट्रेंथन करना, यानी कि उसको ताकत देना, साथ ही साथ उनको कंजर्व करना, यानी कि उसको बचा के रखना, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कहीं वैनिश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट रिलेवेंट है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई बात नहीं, टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। चलिए चलते हैं फिफ्थ और आखिरी पॉइंट पे, जो ये कह रहा है कि टू रिड्यूस वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड व्हेन अ डिजास्टर हैज ऑकर्ड, ठीक है, टू क्लाइमेट चेंज एंड इनहैंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कर रहा है कि हमें जो भी डिजास्टर ऑकर होने वाले हैं क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से, अब देखिए जब जब मौसम बदलेगा तब तब क्रॉप जो है उसका जो इफेक्ट है वो चेंज होगा। अब देखिए अगर गर्मी के मौसम में बारिश हो जाए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है, या क्रॉप खराब हो सकता है, उसके प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। पहला पॉइंट यही कह रहा है। सेकंड पॉइंट इसमें यह कह रहा है कि जो भी आपके एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट है वो इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए। साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है इस सब्जेक्ट में कि वो कैसे सस्टेनेबल रह सके, यानी कि कैसे वो बैलेंस रह सके, ठीक। तो पांचवा पॉइंट में दो पॉइंट तो जो मैंने आपको बता दिया क्लियरली। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। मैं देखिए फ्रेंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम लगे, ठीक है, साथ ही साथ आपको आसानी समझ में आए, इसलिए हो सकता है ये वीडियो लंबा चले, तो प्लीज़ बीच में स्किप मत कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा आपको। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो ये कह रहा है डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर लेबर।
एग्रीकल्चर लेबर होता क्या है, इसको डिफाइन करना है आपको। ओके, पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलिए। एग्रीकल्चर लेबर कैन बी डिफाइंड एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ any person in connection with cultivation in the soil or in connection with raising or harvesting any agriculture or horticulture commodity management of livestock। ये जो नीचे का लाइन मैंने अंडरलाइन किया ना, ये वाला, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको जस्ट एन एग्जाम्पल लीजिएगा, ये डिफिनेशन के अंडर नहीं आता है। ओके, चलिए मैं टर्म समझाने, अब एक्सप्लेन करता हूँ आंसर को। देखिए, एग्रीकल्चर लेबर होता क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड, जब भी आप किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कुछ लोगों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, या 10 हो सकते हैं, या 100 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका लैंड का एरिया क्या है, या आपके क्रॉप कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करने में जो मेहनत लगता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, कटाई छटाई में। तो फ्रेंड्स उसको हम लेबर कहते हैं, ठीक है। अब यही अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए आप लेबर यूज़ कर रहे हो ना, तो उसको एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं, समझ रहे हो, ठीक। अब डेफिनेशन के बेस पे आते हैं। ये कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो कि इन्वॉल्व हो जाए किसमें, किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में जो कि सॉइल में कल्टीवेट हुआ है, उगा है, ठीक है, समझ में आ गया। या और इन कनेक्शन विथ राइजिंग और हार्वेस्टिंग एनी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी, या किसी भी उगने वाले या कटने वाले एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करना या हार्वेस्ट करना, उसके कनेक्शन में अगर इसका हाथ होता है, ठीक है, किसी तरह भी अगर ये इन्वॉल्व रहता है इसमें, तो उसको एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, आपको समझ में आ गया हो, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको, ठीक है। हर एक वीडियो में मिनिमम 10 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में और सारे वीडियोस को कवर करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिफाइन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड स्टेट द ईयर इन विच इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादातर एग्जाम्स में देखा है कि ये मोस्टली 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये बेस्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन पे आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसी को डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा जो एग्रीकल्चर हेरिटेज मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था उससे, तो गुड, अगर नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, मैं समझा देता हूं। द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स सच एज राइस एंड व्हीट, ये एग्जाम्पल है बस, ठीक है, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज टू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड को यूज करके वो अलग अलग वेराइटी का यील्ड इंक्रीज किया जाए, या बेटर मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक्स को यूज करके, ठीक है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो आपका कुछ भी हो सकता है, राइस, व्हीट, पल्स, ग्रासेस, मतलब कोई भी वैरायटी, कोई भी स्पीसीज हो सकता है, ठीक है, ताकि नए वैरायटीज इंट्रोड्यूस हो सके हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, साथ ही साथ नए नए हाई प्रोड्यूसिंग यील्ड क्रॉप्स को ही यूज कर पाए हमारे फार्मर्स, जिसमें कम से कम यूज हो पेस्टिसाइड का, साथ ही साथ बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया जा सके। इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं इन शॉर्ट, ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो ये पूछ रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि ये किस ईयर में आया था, ओके। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं।
फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि फ्रेंड्स ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये आया था 1960s में, मैंने मेंशन किया है 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, प्लीज ये माइंड कर लीजिए, एम एस स्वामीनाथन। अगर आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं तो ये है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स के किंग थे। सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर में मैं बोल रहा हूँ, ये जेनेटिक्स के किंग थे, किंग, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, साथ ही साथ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे क्रॉप्स का डेवलपमेंट किया था ना फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमें आज स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाई ईल्ड प्रोड्यूसिंग क्रॉप मिल गया है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 5, जो ये कह रहा है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, ठीक है, नो डाउट, मैं कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग रखूं आपके लिए। आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे, ओके। इसका जो पॉइंट है वो मैंने 5 से 4 रखे हैं, कम रखे हैं, क्योंकि हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए आपको पूरा पेज लगेगा, ठीक है, उतना नहीं कर सकते। मैं कोशिश किया हूँ उसको पॉइंट वाइज करूँ सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको ईजी हो समझाने में, किसको, टीचर्स को, इजी लैंग्वेज में, ओके। आता है पहला पॉइंट पे, ये कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बिगेन इन थाउजेंड्स ईयर। देखिए जो आपका इतिहास है ना एग्रीकल्चर का, वो आज से करीब 1000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही हो गया, ओके। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो ये कह रहा है मॉडर्न एग्रोनॉमी सच एज पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर and technologies developments have sharply increased yield while causing ecological and environmental damage। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो समय है, मैंने पहले बता दिया कि हिस्ट्री जो है वो आज से करीब 1000 साल पहले हुई थी, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग हो गया, इंट्रोडक्शन छोटा सा। उसके बाद आज का समय का बात करते हैं। आज के समय में एग्रोनॉमी जो है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है, वो पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर के मामले में हो, या टेक्नोलॉजीज या नए नए जो डेवलपमेंट इक्विपमेंट, जो फैसिलिटीज, जो नए नए क्रॉप्स आज तक डेवलप हुए हैं और हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनको इसलिए शार्पली डेवलप किया गया है ताकि वो हमारे प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके रैपिडली, ठीक है। साथ ही साथ वो किसी भी इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल डैमेज ना करे, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल को डिस्टर्ब किए बिना हम क्रॉप को प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये मॉडर्न जनरेशन का नॉलेज है, ओके। समझ रहे हैं सेकंड पॉइंट। चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स द मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फूड्स, फाइबर, फ्यूल्स, रॉ मटेरियल। अब देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट जो है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, वो क्या है? फूड है, फाइबर है, फ्यूल है, रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। आप रबर भी ले सकते हो एग्जांपल में, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड क्यों चाहिए? ताकि हम कंज्यूम कर सके, खा सके, हमारे शरीर में खाना बने रहे, ओके। फाइबर्स क्यों चाहिए? क्योंकि ऐसे कुछ फाइबर्स कुछ ऐसे माइक्रो यानी कि स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जो भी आइज़ हैं, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, वो ठीक ठाक रहें, ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, ओके। रॉ मटेरियल में आपका सब चीज़ आता है, वो चाहे वुड हो आपका, वो एक पिन से लेके एरोप्लेन तक सब आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल में। क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने बस रॉ मटेरियल लिख के छोड़ दिया। इसमें रबर भी आता है, क्योंकि रबर आप बहुत जगह यूज़ करते हो, अलग अलग इन्वेंशंस होते हैं इसके, अलग अलग यूजेस होते हैं टेक्नोलॉजीज़ में, तो अलग अलग फ़ायदे हैं इसके। थर्ड पॉइंट यही कर रहा है, ठीक है, और सारा पॉइंट रिलेवेंट है, ठीक है। हो सके अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप
बाद में इसे रिवाइज करोगे एज ए रिवीजन के तौर पे, जब आपको देखो तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप बस समझो, कोशिश करो समझने का। फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 पे, जो ये है कि ओवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वर्कर्स। देखिए इस पॉइंट में साफ साफ कहा है ना कि पूरे दुनिया में से 1/3 वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और बाकी जो बच जाते हैं वो सेकेंडरी जो बच जाते हैं वो सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं, यानी कि आप ये मान सकते हो बिजनेसमैन बन जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग सेक्टर्स में चले जाते हैं वो, ठीक है। ऑल थ्रू, और भी जो कहना चाह रहा है ये दूसरा पॉइंट इसी में है, जो नंबर्स ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं अदर कंट्रीज में, इन डेवलप, जो मतलब अदर डेवलप्ड कंट्री है, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी स्टेट्स हैं, वो डिक्रीज इसलिए कर गया है थ्रू सेंचुरीज, क्योंकि वो आज भी उनके जो वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो सिटीजन हैं, वो एग्रीकल्चर पे ध्यान तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ वो और भी अदर सर्विसेज पे भी बराबर ध्यान देते हैं, इसलिए आज वो हमसे आगे हैं, ठीक है। सेंचुरी से वो खुद को सुधारते आ रहे हैं, प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस खुद को सुधार तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे नजरिए से हम खुद को गिरा भी रहे हैं। मैं इन एग्रीकल्चर का बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर आज से आई थिंक 100 साल पहले डेवलप हो सकता था। आज जो हम इस स्टेट में हैं वो 100 साल पहले भी हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान कोई नहीं दिया। ओके, बात यह है, बस नज़रिए की बात है। अगर आप उस समय, अगर हम लोग उस समय इस चीज़ को अभी जिस नज़र से देख रहे हैं, अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नए नए टेक्नोलॉजी जो अभी आ रहे हैं, अगर उस समय आते हैं तो अभी हम शायद किसी और पोजीशन पे होते हैं, हमारे इंडिया, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया फ्रेंड। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट वो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर वाइडली यूज्ड ऑल थ्रू, सम आर बैंड इन सर्टन कंट्रीज। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, ये इसलिए क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी जेनेटिकली ये सच है, जेनेटिक मॉडिफाई जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं आज तक जो प्रोड्यूस किए गए हैं साइंटिस्ट द्वारा, वो देश दुनिया में हर जगह यूज हो रहा है, वाइडली यूज है, ठीक है। जबकि कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बैन कर दिए गए हैं कुछ कुछ कंट्रीज में, ओके। और कुछ कुछ में बैन नहीं है तो वो यूज कर रहे हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। चल फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक डिफरेंस है, ठीक है। एक्चुअली इसमें पूछा गया है डिफाइन द टर्म कल्टीवेटर एंड फार्मर, ठीक है। इसमें डिफाइन करना है टर्म को, एक्चुअली मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। आप ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने सर डिफ्रेंशिएट क्यों किया। देखिए ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है पर्सनली, कि आपका जो डिफिनीशन है कल्टीवेटर एंड फार्मर वो एक्चुअली डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप फार्मर से रिलेटेड जब भी अपने टीचर को आंसर करें, टैकल करें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बता सके, ठीक है, ताकि वो समझे आपको कि हाँ ये बंदा जानता है यार, ज़्यादा जानता है फार्मर के बारे में, कि इसने जो एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट पढ़ा है वो उसको समझ में आया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें पॉइंट्स वाइज दोनों में चार चार डिफरेंस बनाया है, ओके। एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। फ्रेंड्स आते हैं पहले फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फार्मर का डिफिनेशन बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है, अ पर्सन हु ओन्स अ मैनेज अ फार्म। सही है, ये एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ एक फार्म, एक आप बोल सकते हो फील्ड का मालिक भी होता है, ठीक है। फार्म हो गया यानी कि आपका एक फार्म, आप प्रोडक्शन के सेंस में लीजिए, क्योंकि लैंड जो होता है वो डिपेंड करता है फार्मर्स पे। आगे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फार्मर का, स्मॉल मार्जिनल, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन डैट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, द टर्म यूजली अप्लाई टू पीपल हु डू सम कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग फील्ड क्रॉप, ऑर्चार्ड, वेनयार्ड, पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, ये जो भी टर्म्स है ना आपके, वो
फार्मर का जो टर्म है, ये टर्म है फार्मर, ये जनरली अप्लाई किया जाता है उन लोगों पे जो क्रॉप उगाते हैं, ऑर्चार्ड भी करते हैं, विनयार्ड भी करते हैं, पोल्ट्री भी करते हैं, और कुछ अदर लाइव स्टॉक को भी राइज करते हैं, यानी कि उगाते हैं। ठीक है, इन सब का मिलाव। अब देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर फार्मर सब चीज करता है। वो डेयरी भी संभालता है, वो आपका ऑर्चार्ड यानी कि गार्डनिंग भी करता है, वो आपका क्रॉप्स को भी देखता है, मेन फील्ड में जो क्रॉप्स होते हैं लगे हुए हैं वो भी देखता है, साथ ही साथ वो अदर लाइव स्टॉक्स को भी मैनेज करता है। ठीक है, फार्मर का ये काम है। तो ये टर्म यही बताना चाह रहा है। ओके, चलते हैं फ्रेंड थर्ड पॉइंट पे, जो ये कह रहा है कि फार्मर का जो मेन गोल होता है, जो उसका मेन काम होता है किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो ये होता है कि वो इज टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप, कि वो अच्छा से अच्छा अनाज उगा सके। ठीक है, या फिर एक हेल्दी एनिमल को अच्छा से अच्छा जीवन दे सके, साथ ही साथ उनको खाना भी दे सके। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि फार्मर का एक नज़रिया नहीं होता है, वो एक हिसाब से नहीं कमाता है, उसके बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। वो चाहे डेयरी फार्मिंग से आए, चाहे वो आपके क्रॉप प्रोडक्शन से आए। ठीक है, उसका एक नज़रिया नहीं होता है। इसका मेन काम ये होता है, जैसे मैंने बताया, इसका मेन काम होता है क्रॉप प्रोड्यूस करना। ठीक है, सेकेंडरी में आता है जो भी इसके पास एनिमल है जो ग्रेजिंग करती है, चरती है, उसका देखभाल करना, उसको सही टाइम पे खाना देना, उसका पॉपुलेशन कंट्रोल करना, वगैरह वगैरह जो भी पॉइंट्स हैं। चलिए आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो ये कह रहा है कि जो फार्मिंग है ना फ्रेंड्स, वो ऑफर करता है अ लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कनेक्शन टू द लैंड, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए किसी भी फार्मर के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना। ठीक है, अब आप फार्मर बनने वाले हो तो आप समझ सकते हो कि किसी भी फार्मर के लिए बहुत मुश्किल होता है एक पर्टिकुलर यार्ड कह सकते हो या एकड़ कह सकते हो, लैंड को डेली देखना, डेली उसका मैनेजमेंट करना, डेली अपने जो भी एनिमल्स है उसको फीड करवाना, हेल्दी न्यूट्रिशन देना, साथ ही साथ उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ये भी देखना कि जो क्रॉप है आपके वो सही तरह से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, उनका डेली या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद लैब में सॉइल का ट्रीटमेंट कराना, चेक करवाना कि उसमें कितनी बेसिक है, कितने एसिडिटी है, वगैरह वगैरह सब चीज़। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट तो होता ही है फ्रेंड, साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यही ये पॉइंट बताना चाहता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कल्टीवेटर। तो फ्रेंड्स कल्टीवेटर होता क्या है ये पहले मैं बता दूं। तो फ्रेंड्स कल्टीवेटर जो होता है ना, उसको आप ये समझ सकते हो कि एक सामान है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, जो कि आपके किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में जो भी सॉइल होता है ना, उसको टिलेज करने में मदद मिलती है, टिल्थ या टिलेज करने में मदद मिलती है। यानी कि देखिए आप जब भी हार्वेस्ट करते हो या थ्रेसिंग करते हुए आपने देखा होगा, तो उस समय जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं ना, उसको कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। या आप जब ट्रैक्टर के पीछे जो लगे रहते हैं इक्विपमेंट्स आपने देखे होंगे जो टिलेज करने समय यूज होते हैं, ठीक है, उसको आप कल्टीवेटर समझ सकते हो, उसको कल्टीवेटर ही कहते हैं। ओके, अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। डेफिनेशन में ये कहा गया है फ्रेंड्स, अ कल्टीवेटर इज एनी ऑफ सेवरल टाइप ऑफ फार्म इक्विपमेंट यूज फॉर सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज आपको पता है, ऑल्दो आपने सिलेबस कवर किया तो आपको पता होगा। देखिए सेकेंडरी टिलेज जो भी होता है, उसके लिए जो भी फार्म इक्विपमेंट्स यूज होते हैं अलग अलग तरह के, उसको कल्टीवेटर किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, जो ये कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ कल्टीवेटर इज टू प्रिपेयर अ प्रॉपर सीड बेड फॉर द क्रॉप टू बी प्लांटेड इनटू द बरी क्रॉप रेसिड्यू इन द सॉइल। ठीक है, कल्टीवेटर का मेन फंक्शन बताया गया वो ये है कि इसका काम है फ्रेंड्स कि जो भी सीड बेड है ना, जो भी सीड बेड है, देखिए सीड बेड तो आप समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे जो रोज होते हैं। ठीक है, ये सीड बेड को
क्रॉप द्वारा जो भी क्रॉप इस सीडबेड में लगाया गया है, प्लांट किया गया है, उसको रिशेड्यूल करना। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे अपने इक्विपमेंट्स देखे होंगे, कल्टीवेटर देखे होंगे, जो अगर क्रॉप जो है अगर टेढ़ा लगा हुआ है, मतलब सीधा नहीं है, रो में नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ होता है बीट का या फिर राइस का, कभी कभार टेढ़ा हो जाता है ड्यू टू सम फिजिकल या फिर नेचुरल कंडीशन की वजह से। तो इक्विपमेंट कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है ताकि उसको सीधा कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ उनका जो सॉइल मैनेजमेंट है उसको भी चेकआउट किया जाता है इस कल्टीवेटर द्वारा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, सेवेंथ, जो कि थर्ड पॉइंट, वो ये कह रहा है कल्टीवेटर जो है आर यूजली आइदर सेल्फ propelled or drawn as an attachment behind either of two-wheeler tractor और फोर व्हीलर ट्रैक्टर। जैसे मैंने बताया कि या तो ये दो व्हीलर ट्रैक्टर के पीछे लगता है फ्रेंड्स, या तो चार व्हीलर ट्रैक्टर के पीछे लगता है। ओके, कल्टीवेटर एक सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉइंटेड है, यानी कि ये खुद से नहीं चल सकता। आपको किसी मशीन यानी कि ट्रैक्टर, वो टू व्हीलर हो या थ्री फोर व्हीलर हो, इन दोनों में से किसी के भी पीछे आपको लगा के चलाना पड़ेगा, तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलने वाला। ओके, कल्टीवेटर यही होता है। आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो ये कह रहा है कि नेम डिफरेंट सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। ओके, अलग अलग कौन से अलग अलग टाइप के सॉइल हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, पहला है, मैंने टोटल इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने टोटल इसमें कोशिश किया है सारे कवर करूं। टोटल 6 मैंने बताया है, आप कोई भी 5 याद कीजिए, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर सॉइल में 2 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी हो रिमेंबर, याद करने में। ओके, तो फ्रेंड्स पहला टाइप है वो है एल्वियल सॉइल, ठीक है, जो कि दिल्ली, आसाम या आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं इसके कुछ पॉइंट्स पे जो मैंने मेंशन किया है नीचे। ओके, वो ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये है कि एल्वियल सॉइल जो है वो पूरी तरह से फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है अदर क्रॉप के अदर सॉइल के मुकाबले, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये जो सॉइल होता है वो मोस्टली एक्यूरेट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं किसको, शुगर केन, पैडी, वीट या अदर क्रॉप्स का ग्रोथ के लिए। समझ में मेरा पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सॉइल पे। वो है अपना ब्लैक सॉइल। फ्रेंड ब्लैक सॉइल का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका कॉटन, ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे दिखते हैं। ये मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेट में पाए जाते हैं, और भी अदर स्टेट्स हैं इनके जिसको आप एग्जांपल में ले सकते हो। मेजर यही स्टेट है, इसलिए मुझे रीज़न है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। चलिए इसके पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है जो ब्लैक सॉइल है ना, जो ब्लैक सॉइल है वो क्लेली सॉइल से मिल के बनता है, ठीक है। इसको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को होल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर को ये बहुत, नमी को ये बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है, इसलिए ये ब्लैक सॉइल कहलाता है, इसकी यही पहचान है, ठीक है। आप अगर नहीं जानते होगे, अगर आपको नहीं पता चले, तो आप कभी भी जो ब्लैक सॉइल है उसको उठा के देखना, हाथ में देखना, जब आप दाबोगे ना, कस के एकदम दाबोगे ना, तो उसमें से पानी गिरेगा या आपको कुछ मॉइस्चर जैसा फील होगा, नमी जैसा फील होगा, तो आप समझ जाना कि ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है दे आर पुअर इन ह्यूमस ईल्ड, हाईली मॉइस्चराइज रिसेंटिव, दस रिस्पॉन्डिंग वेल टू इरिगेट। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुअर ह्यूमस होते हैं, ठीक है। पुअर ह्यूमस इसलिए होता है क्योंकि ये हाईली मॉइस्चराइज होते हैं, मॉइस्चराइज रिलेवेंट होता है, मतलब
बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज होते हैं, इसकी वजह से इनमें जो ह्यूमस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इरिगेशन को बहुत कम रिस्पॉन्स करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर किसी भी सॉइल में वाटर का कंटेंट पहले से ही होगा और फिर भी आप उसको वाटर दे रहे होंगे तो इफेक्ट क्या होगा? वो जो वाटर है उसको तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसको वो बह जाने देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले से वो चीज़ है, तो वो क्यों लेगा दोबारा उस चीज़ को? जब खत्म होगा तब ना लेगा, उसकी मांग करेगा, सीधी सी बात है। सेकंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है। चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है रेड एंड येलो सॉइल, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है इस रीजन में। रेड सॉइल जो होता है फ्रेंड्स, वो बना था क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, ठीक है, जो कि जनरली आपके जहाँ पे कम पानी बारिश वर्षा होती है वहीं पे ये पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रेड और येलो सॉइल जो है ना वो रेडिश कलर का होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में रेडिश कलर का होता है, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे समय रहते हैं रेड और येलो सॉइल में बदल सकता है। अब बात यह है कि ये रेड सॉइल जो है वो कैसे बनता है? रेड सॉइल जो है फ्रेंड्स वो आयरन और क्रिस्टल और मेटामॉर्फिक रॉक्स का डिफ्यूजन यानी कि मिक्सअप से बनता है। समझ रहे हो ना मेरा बात? रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन है रेडिश कलर का, जो लाल आपको दिखता होगा, होता है वो रेड येलो, लेकिन रेडिश कलर आपको दिखेगा, ठीक है। वो जो कलर होता है फ्रेंड वो इसलिए फॉर्म होता है जब आयरन, क्रिस्टल या मेटामॉर्फिक रॉक्स जब डिफ्यूज होता है, एक साथ मिलते हैं ना, तो उसको रेडिश कलर प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो मेरा बात? चलते हैं हम नेक्स्ट सॉइल पे, वो है आपका लाइट्रल सॉइल, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये आपका साउदर्न या ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर मैंने इसका रीज़न मतलब ये रीज़न ढूंढने का कोशिश एरिया ढूंढने का कोशिश किया था, लेकिन बहुत सारे बुक्स में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने बस साउदर्न और ईस्टर्न ही बताया है। ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। लैटिन सॉइल जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपके केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं। जो भी देखिए, हर एक पर्टिकुलर रॉक का सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिस हो या इग्नियस हो, सबका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं, जैसे दो डिफरेंट केमिकल, कोई भी आपके पीरियोडिक टेबल में से कोई भी दो डिफरेंट आप एलिमेंट उठाइए, उसको अगर मिक्सअप कीजिएगा तो एक नया एलिमेंट बनेगा, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो कि बाकी सब प्रोडक्ट से अलग होगा अब तक जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे ही इसमें बताया है कि लेटरल सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ था ना, वो रॉक का केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। जो केमिकल गलते हैं, सड़ते हैं, खराब हो जाते हैं रॉक्स के, उसकी वजह से ये लेटरल सॉइल फॉर्म हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो सॉइल है ना वो मेनली कंटेन करता है क्या? आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आयरन और ऑक्सीजन का जब मिक्सअप होता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, तो वो इस सॉइल में प्रेजेंट रहता है, जो कि इस सॉइल को एक पर्टिकुलरली पिंक या रेड कलर का कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस आयरन ऑक्साइड की वजह से। ओके, अब चलते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ सॉइल पे, जो कि है आपका माउंटेन सॉइल। इसका मुझे पर्टिकुलर रीजन नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि माउंटेन सॉइल कहाँ पाया जाता है। ओके, ऑल्दो माउंटेन्स हिमालयाज में ही माउंटेन इलाके में ही पाए जाते होंगे। ओके, चलिए इसके पॉइंट्स पे आते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट मैंने ये मेंशन किया है कि आपके जो माउंटेन सॉइल्स होते हैं वो वैली में फाउंड किए जाते हैं, ठीक है, या हिल स्लोप पे, जैसा मैंने बताया था, वो भी कहाँ? हिमालयाज के हिल या वैलीज पे, ठीक है, जिनका एल्टीट्यूड 2700 से लेके 3000 मीटर के बीच में होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो माउंटेन सॉइल होते हैं वो स्लाइटली लोमी होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि थोड़े से लोमी होंगे, ठीक है, थोड़े से लोमी होंगे या पूरे लोमी होंगे, ठीक है, माउंटेन सॉइल उसके कंपैरिजन में, लोमी सॉइल कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब उनका कलर आप देखिएगा, सिर्फ टेक्सचर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ कलर देखिएगा, उसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऐसा फील होगा आपको कि वो लोमी होगा या हल्का स्लाइटली लोमी होगा, ठीक है।
जो लोमी होता है फ्रेंड्स वो एग्जैक्टली ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, लेकिन आप करेक्टराइज नहीं कर पाइएगा कि माउंटेन सॉइल कौन सा है और लोमी सॉइल कौन सा है, ठीक है, अगर आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। ऑल्दो अगर आपको उन दोनों का प्रॉपर्टी पता होगा तो आप कर पाइएगा, अगर नहीं पता है तो मुश्किल है। फ्रेंड्स आते हैं सिक्स सॉइल पे, जो कि आपका क्लेरी सॉइल। फ्रेंड्स ये जो है आपका साउदर्न कोरलिया में पाया जाता है, ठीक है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम रीजन में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके बारे में इंक्लूड नहीं किया कि कौन सा इंडियन रीजन है जहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप चैट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा ढूंढ के। मैंने ढूंढा था, मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं और अदर राइटर द्वारा जो बुक लिखे हो गए हैं उनमें सर्च करके आपको बताऊंगा पढ़ के। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जो इस सॉइल का प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो सॉइल है ना वो बहुत ही फाइन मिनरल पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल से बना होता है, यानी कि बहुत टाइडी टाइडी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे, आई नेकेड आई से आप नहीं देख पाइएगा, माइक्रोस्कोप लेवल पे ही दिखेगा। साथ ही साथ इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता ही नहीं, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लेली सॉइल को। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो ये कह रहा है कि मोस्ट प्योर क्लेली मिनरल्स, जो ज्यादा प्योर क्लेली मिनरल्स होते हैं ना वो वाइट होते हैं या लाइट कलर के होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा क्लेरी सॉइल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी बात होगा वो लाइट के, यहाँ जो ये मोस्ट प्योर क्लेली मिनरल्स के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ क्लेली सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन नहीं करने वाला। फ्रेंड्स ये जो आपके क्लेली सॉइल होते हैं वो वाइट होते हैं, ठीक है, या लाइट कलर के पाए जाएंगे जिस इलाके में ये होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल क्लेज होते हैं ना वो आपके वेराइटीज मतलब अलग अलग कलर्स में डिफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। होता कुछ ऐसा है ना फ्रेंड्स कि हर एक पर्टिकुलर रीजन में आपको पर्टिकुलर क्ले सॉइल नहीं मिलेगा, कुछ इम्प्योरिटीज या फिर कुछ अलग कैरेक्टर आयरन ऑक्साइड जैसे हो गया, अगर मिक्सअप हो जाता है उससे, उस पर्टिकुलर सॉइल से, तो उसका टेक्सचर हो सकता है या फिर उसका शेप हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। साइंटिस्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसको आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पे वही मेंशन किया, देखिए आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर आपके कुछ अलग इम्प्योरिटीज हो गई, ये अगर मिक्सअप हो जाता है तो जो आपका रेडिश या ब्राउन कलर होता है ना उसमें ये चेंज हो जाता है, व्हाइट या लाइट कलर से ये रेडिश या ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। सेकंड पॉइंट यही कहना चाह रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स यही बोलना चाह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी? मेंशन 5 वेज इन विच इट इज डिटोरेट। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पूछा है कि सॉइल फर्टिलिटी होता क्या है और ऐसे कौन से 5 रीजन हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो रही है या खत्म हो जा रही है। ओके, कौन से 5 वेज हैं, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपको वो पॉइंट सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप खुद से इलेबोरेट कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सजेशन मांगिए, मैं दे दूंगा आपको इलेबोरेट करके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं डेफिनेशन की ओर। जो सॉइल फर्टिलिटी के बारे में ये है, साफ साफ कह रहा है यहाँ पे, देखिए सॉइल फर्टिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्लांट ग्रोथ। जो भी आपका प्लांट ग्रोथ होता है, ठीक है, ये एक ऐसी एबिलिटी है सॉइल की, एक ऐसा गुण है सॉइल का जो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए आप जैसा खाना खाइएगा आपका शरीर वैसा ही एनर्जी आपके बॉडी को प्रोवाइड करेगा, समझ रहे हैं मेरा बात। वैसे ही जैसा जैसा सॉइल का फर्टिलिटी होगा, वो कम हो, मीडियम हो या लो हो, वैसा ही वो अपने क्रॉप को देगा, ठीक है। इसी को हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, समझ रहे हो। ये एक ऐसा गुण होता है सॉइल का जो किसी भी प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इस टर्म से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है, नहीं भी लिखोगे इट्स ओके। सेकंड, fertile soil will contain all the major nutrients for basic macro plant nutrition as well as micronutrition needed। इस पॉइंट में ये बताया है
कि जो भी आपका फर्टाइल सॉइल होता है वो सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो चाहे आपके माइक्रो हो या मैक्रो हो, ठीक है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गया आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये हो या माइक्रो हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ये हो, इन दोनों का मिक्सअप जो होता है वो एक फर्टाइल सॉइल में कंटेंट रहता है, ठीक है, छुपा हुआ रहता है। और ये उनको समय रहते मिलना चाहिए, वो कैसे भी मिले, या आप उन पे बायो फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड छिड़किए, या उनको आप वाटर के थ्रू वो खुद एब्जॉर्ब कर लें खुद के अंदर, जैसे करें, जिस मोड ऑफ मीडियम से करें, लेकिन उनको मिलना चाहिए समय रहते, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट में यही बताया गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मेंशन कर दें अपने एग्जामिनेशंस के आंसर में तो 4 चांद लग जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है 5 ways in which soil fertility can be deteriorate, ठीक है। मैं जैसे बताया था कि कौन से 5 तरीके हैं जिसकी वजह से जो आपका सॉइल फर्टिलिटी है वो घट सकता है, खत्म हो सकता है। पहला पॉइंट, सॉइल इरोजन। सॉरी, सॉइल इरोजन। फ्रेंड, सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा ऐसा डिजास्टर कैरेक्टर है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को आसानी से खराब कर सकता है। कैसे? अब आप मान लीजिए अगर आपने हद से ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा? या तो पेट खराब या तो उल्टी। फ्रेंड्स, ऐसा होता है। वैसे इस यही सेम कंडीशन जो होता है वो सॉइल के साथ भी होता है। अगर आप हाई अमाउंट ऑफ इरिगेशन दे रहे हो उसको, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर उसको प्रोवाइड कर रहे हो, या ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रहे हो ना, 1 इंच भी ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया ना, तो उस समय वो सॉइल जो है वो जहरीला बन जाता है। किसके लिए? उनके क्रॉप्स के लिए जो उन पे लगे हुए हैं, जो प्लांटेड है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन बहुत बड़ा कारण है। अगर आप मिट्टी बह जाएगी जहां पे क्रॉप लगा हुआ, अगर मिट्टी बह जाएगी तो सीधी सी बात है ना, कोई भी प्लांट स्टैंड कैसे लेगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। देखिए, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब तो चरना, गाय जब चरती है ना तो उसको ग्रेजिंग कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा चढ़ जाना। सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी आप अपने गाय को फीड करवा रहे हो, वो चाहे आप मेन फील्ड क्रॉप में करवा रहे हो, ठीक है, या आप अपने घर में दे रहे हो, ठीक है, हद से ज़्यादा अगर आप उसे खिला दोगे तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा, या वो खुद खा लेगा। तो नो डाउट उसको कुछ ना हो, लेकिन आपके जो प्रोडक्शन, अगर फील्ड में वो ऐसा कर रहा है, मेन फील्ड में, तो आपका जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है वो घट जाए, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन तो आप जान रहे हैं, पेड़ का ज़्यादा कटाई। अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो आसपास के प्लांट्स हैं जो उसके ऊपर आपने रखे हैं, तो अगर वो इफेक्ट होंगे तो आपका सॉइल फर्टिलिटी तो घटेगा ही, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर कोई भी पेड़ उगता है, ठीक है, मैं ऐसा क्रॉप का बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ आपको हार्वेस्टिंग करनी होती, नहीं। आप ऐसा फ्रूट का आप ले लीजिए पेड़, मैंगो, ऑरेंज, ये एक ऐसे पेड़ होते हैं जिनको फल देने के बाद मर जाना है, मतलब ज़मीन में ही मिल जाना है, ठीक है। लेकिन आपके वीट, राइस, पल्सेस, ये सब के जो क्रॉप्स होते हैं वो आपको हार्वेस्ट करने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं, फिर छांटने पड़ते हैं। समझ रहे हो? वो उसी में नहीं रहता है, मतलब ज़मीन में मिक्सअप नहीं हो जाता है वो। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? या तो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो या तो कहीं जला देते हो उसको, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो नहीं घटेगा, ठीक है। अगर आप करते हो तो घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सब बात का ध्यान रखो। थर्ड है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अर्बनाइजेशन। यानी कि यहाँ अर्बनाइजेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन। देखिए, जिस भी जगह का पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक है, माहौल बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो लोग होता है, वहाँ का जो लैंड होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, खासकर सॉइल। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको इसके बारे में पता है। फोर्थ है डीस्टरीफिकेशन। डीस्टरीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जहाँ से सॉइल का जो कंटेंट है वो कम हो जाना, ठीक है, उसको डीस्टरीफिकेशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है वो कम हो जाना सॉइल में, ताकि उसका फर्टिलिटी जो है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, ये कह रहा है न्यूट्रिशन डिप्लीशन। सीधी सी बात है,
देखिए, डीस्टरीफिकेशन एंड न्यूट्रिशन डिप्लेशन ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है, एक रत्ती भर का ये है। डीस्टरीफिकेशन में आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर सॉइल का आप न्यूट्रिशन कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया का, जबकि आप जो न्यूट्रिशन डिप्लीशन है वो आप किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का देख रहे हो। समझ रहे हो मैं बात? डीस्टरीफिकेशन में आप एक पर्टिकुलर एक एकड़ लैंड का देख रहे हो कि उस एक एकड़ लैंड में कितना न्यूट्रिशन कंटेंट घटा है। लेकिन न्यूट्रिशन डिप्लीशन में आप क्या कर देखते हो, एक क्रॉप में, एक क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्या वो सॉइल द्वारा उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है। आइए फ्रेंड चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। आपको जितना जल्दी है ख़त्म होने का, मुझे भी उतना जल्दी है फ्रेंड्स। मैं भी वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं भी चाहता हूँ जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं ईजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं आराम आराम समझा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। होता क्या है? सॉइल फर्टिलिटी पे पहले आता है। पहले देखिए, मैंने दोनों का डिफरेंस अलग अलग बताया है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। मैं दोनों को कंपेयर भी कर दूंगा आपके लिए। देखिए, सॉइल फर्टिलिटी पहला पॉइंट, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। देखिए, सॉइल फर्टिलिटी होता क्या है, ऊपर मैंने बता दिया है कि इसमें पहले से ही ये देखिए, सॉइल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, उसको हम सॉइल फर्टिलिटी कह रहे हैं, ठीक है। ये इनहेरिटेड होता है। सॉइल फर्टिलिटी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जो पहले से ही प्रेजेंट रहता है। जबकि सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम खुद से बनाते हैं। जबकि सॉइल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि आपको वो बनाने नहीं पड़ता है, वो पहले से ही होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कैन बी एनालाइज इन लैब। देखिए, सॉइल फर्टिलिटी को आप लैब में एनालाइज कर सकते हो। क्यों? आप एक मुट्ठी सॉइल उठाओ, लैब में जाकर टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, और आपको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, आपको कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा। परंतु लेकिन अगर आप सॉइल प्रोडक्टिविटी में देखें, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो कैन बी असिस्टेड इन द फील्ड अंडर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही आप उस प्रोडक्टिविटी को जज कर सकते हो, ठीक। मेरा बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स सॉइल फर्टिलिटी का, इट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सॉइल। देखिए, कोई भी एक सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो उसके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि वो छूने में कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, या वो नेचर के साथ कैसा बिहेव करता है, ये तीनों पे सॉइल डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना मेरा बात? लेकिन अगर आप सॉइल प्रोडक्टिविटी में आते हो, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है आपका लोकेशन, फर्टिलिटी और फिजिकल कंडीशन में। क्योंकि यहाँ एक क्रॉप का बात हो रहा है फ्रेंड्स, वहाँ मिट्टी का बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम क्रॉप का बात कर रहे हैं। क्रॉप में क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर सॉइल चाहिए, प्रॉपर लोकेशन चाहिए जहाँ पे हम उगा सकें उसको, साथ ही साथ उसको एक प्रॉपर फिजिकल कंडीशन चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें हम उगा सकें। समझ रहे हो? यहाँ पे क्लाइमेट आ जाता है, जबकि यहाँ पे क्लाइमेट से इसका कोई लेन देन ही नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डिफरेंस 4 पे, जो ये कह रहा है कि और फर्टाइल सॉइल इज प्रोडक्टिव। ये गेम चेंजर मूवमेंट है। ये इसलिए ये एक ऐसा डिफरेंस है ना, अगर आपने याद कर लिया ना, तो टीचर आपको देगा ही देगा 1 नंबर, वो नहीं काटेगा अगर आपने इसको याद कर लिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर खुश भी हो जाएगा। ये बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो मेंशन करते हैं अपने आंसर शीट में, ओके। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद करें। ऑल फर्टाइल सॉइल इज़ प्रोडक्टिव, यानी कि जितने भी आपके सॉइल होते हैं वो सारे फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, ठीक है। बल्कि अगर हम सॉइल प्रोडक्टिविटी का बात करते हैं, ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर नॉट फर्टाइल। जितने भी सॉइल प्रोडक्टिव हैं वो ज़रूरी नहीं है फर्टाइल हो। देखिए, मैं बताता हूँ आसान शब्दों में, जो सॉइल होता है ना, मिट्टी होता है ना, उसमें आपके हो सकते हैं सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकता है। लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि जिस सॉइल में आपका प्लांट ग्रो किया है उसी सॉइल में आपके सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट हो। मेरा बात समझ रहे हो? थोड़ा सा बस एक रत्ती भर का डिफरेंस है, कंफ्यूज हो सकते हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का। फिफ्थ ये है फ्रेंड्स कि ये कह रहा है इट इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन प्लांट।
ये हमें सॉइल फर्टिलिटी हमें बताता है कि किसी भी प्लांट में कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है या मिल सकता है या मिल चुका है, ठीक है, और कितना चाहिए, इससे हमको पता चल सकता है सॉइल फर्टिलिटी में, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी के द्वारा। जबकि अगर हम इसका बात करें फ्रेंड्स, सॉइल प्रोडक्टिविटी का, इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड। इसमें क्या होता है, हम किसी भी क्रॉप यील्ड को इंडिकेट करते हैं, मतलब उसका प्रोडक्शन कितना हुआ ये बताते हैं। जबकि सॉइल फर्टिलिटी में हम क्या बताते हैं कि उस पर्टिकुलर क्रॉप को न्यूट्रिशन कितना मिला है। समझ रहे हो डिफरेंस? चलिए अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे। वो ये कह रहा है कि पोटेंशियल स्टेटस ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप। ये इसका पोटेंशियल होता है कि इसका खुद की क्षमता होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन दे के ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को डेवलप करवाए, ठीक है। जबकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, रिजल्टिंग ऑफ वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल मैनेजमेंट। ये रिजल्ट होता है बहुत सारे फर्टाइल सॉइल का, ठीक है, जिसमें हम वेरियस फैक्टर को यूज़ करके साथ ही साथ सॉइल मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करके, यानी कि उसको इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ हाई यील्डिंग प्रोडक्ट क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तो डिफरेंस हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप चैट नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो, और प्लीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ताकि मुझे भी पता चले कि यह वीडियो मैं कैसा बना रहा हूँ और क्या क्या करेक्शंस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वो ये है कि आखिरी क्वेश्चन है, डिफाइन मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एरिया ओन्ड बाय देम। उनके द्वारा जो भी अभी तक जमीन ली गई है उसमें हिसाब से, उसके हिसाब से इन सारे फार्मर्स को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। आते हैं सबसे पहले मार्जिनल फार्मर्स पर। फ्रेंड्स, मार्जिनल फार्मर्स के पास जो लैंड होता है वो 1 एकड़ का होता है। ध्यान रखिए, 1 एकड़ का होता है, नियरली 2.5 एकड़ आप, 1 हेक्टेयर का होता है, 2.5 एकड़ आप ले सकते हो, ठीक है। मैं एग्जप्शन मांग रहा हूँ, ओके, एज्यूम किया मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो है आपका स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स के पास फ्रेंड्स 1 से ज़्यादा हेक्टेयर लैंड होता है, या 1 to 2 हेक्टेयर इसके बीच में लैंड होता है स्मॉल फार्मर्स के पास, ठीक है। अब आते हैं सेमी मार्जिनल फार्मर्स के पास। सेमी मार्जिनल फार्मर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ये वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर लैंड इसके बीच में होता है। या तो 2.5 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, या 3.8 हो सकता है, कितना में हो सकता है, लेकिन 4 से कम रहेगा और 2 से ज़्यादा रहेगा हेक्टेयर में, ओके। या सारे मैं हेक्टेयर ले रहा हूँ, ओके, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। मीडियम फ्रेंड्स, आते हैं मीडियम पे। मीडियम फार्मर जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं जो जनरली कल्टिवेट करते हैं उन एग्रीकल्चर लैंड पे जो कि 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में हो। समझ रहे हो ना, इनको मीडियम फार्मर्स कहा जाता है। ये सब एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके मिड टर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है, जो चला गया है। किसी हो सकता है किसी स्टूडेंट में आया हो मे बी। फ्रेंड्स, आते हैं लास्ट पे, जो है लैंड फार्मर्स। मैं यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लार्ज फार्मर होगा, मैंने गलती से लैंड फार्मर्स लिख दिया, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा इसको। लार्ज फार्मर जो होते हैं फ्रेंड, उनके पास जो लैंड होता है वो मोर देन 10 हेक्टेयर्स होता है, ठीक है। तो ये एक सीरीज में है, आप समझ सकते हैं, ये एक सीरीज में है। मार्जिनल फार्मर्स के पास कितना था, 1 हेक्टेयर। स्मॉल फार्मर के पास कितना था, 1 से 2 हेक्टेयर इसके बीच में रहेगा, ठीक है। सेमी मार्जिनल फार्मर कितना था, 2 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम हेक्टेयर में, ठीक है। मीडियम फार्मर के पास कितना रहेगा, 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में, ओके। और लार्ज फार्मर के पास कितना रहेगा, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। तो फ्रेंड, आज तक लिए इतना ही। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने बहुत कोशिश की इसे छोटा करने के लिए, हो सकता था लंबा खींचे, लेकिन मैंने कोशिश किया इसको कम से कम टाइम में करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए अगर आपको पसंद दिया तो। और अगर आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ मुझे ये करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं करेक्शंस कर सकूं अपने फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।